गुड आफ्टरनून गाइस। मैं शुभम शुक्ला, पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल से थर्ड ईयर का यूजी का स्टूडेंट हूँ। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न का एक टॉपिक गायनी से, है ना। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो जो टॉपिक हमारा आज का वो क्या है, एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो डिज़ीज़ है वो कहाँ की है। एंडोमेट्रियम की डिज़ीज़ है और एंडोमेट्रियम जो है वो कहाँ का एक पार्ट है, वो है यूट्रस का पार्ट है, ठीक है। तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम नाम की एक लेयर होती है, मसल लेयर, जो कि आप जानते हैं यूट्रस 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर जो होती है पेरीमेट्रियम, देन उसके बाद आती है आपकी मायोमेट्रियम और देन उसके बाद आती है आपकी कौन सी, एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियोसिस है वो एंडोमेट्रियम की डिजीज़ है। इसमें देखिए एक जो सफिक्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है ऑसिस का, ठीक है। तो जो ऑसिस का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस तो जो है वो हम पूरा पढ़ लेंगे, बहुत डिजीज़ पढ़ लेंगे, सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें समझने वाली बात है वो ये है कि ऑसिस का क्या मतलब है, वो बहुत कुछ आपका जो वो है वो क्लियर कर देगा। तो बोलते हैं ऑसिस का मतलब होता है डिजीज़ कंडीशन या कि इंक्रीज़। किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना वो कहलाता है ऑसिस। लाइक फाइब्रोसिस, आपने फाइब्रोसिस वर्ड सुना होगा। फाइब्रोसिस का क्या मतलब है, फाइब्रस टिश्यूज़ हैं उनमें डिजीज़ होना या उनका इंक्रीज़ हो जाना। सिरोसिस, ठीक है, जो सेल्स हैं लीवर में उनका क्या हो जाना, उनमें डिजीज़ हो जाना, वो कहलाता है सिरोसिस, ठीक है। तो जो ऑसिस वर्ड होता है वो होता है डिजीज्ड कंडीशन के लिए या कि इंक्रीज्ड कंडीशन के लिए। इंक्रीज जब किसी उसमें स्ट्रक्चर में इंक्रीमेंट होता है तो वहाँ पर लिखते हैं क्या, ऑसिस, ठीक है। बोलिए, बात क्लियर है। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जो ट्यूबरकल्स होते हैं बैक्टीरिया के वो क्या होते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़े, चलिए। तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ की ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एंडोमेट्रियोसिस। एक सिस्टमिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो सिस्टमिक डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें है कि एक ऐसी नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन जिसमें कि फंक्शनल एंडोमेट्रियम होती है। फंक्शनल एंडोमेट्रियम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फंक्शनल एंडोमेट्रियम का मतलब होता है ऐसी एंडोमेट्रियम जिसमें एक स्ट्रोमा भी है और ग्लैंडुलर टिश्यू भी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो होती है फंक्शनल एंडोमेट्रियम। तो ऐसी नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन एंडोमेट्रियम की जिसमें कि जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है वो अपनी नॉर्मल साइट से हट कर कहीं और चली जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा हूँ कि अपनी नॉर्मल साइट से हटकर कहीं और चली जाए। तो जब वो कहीं और जाएगी तो उसके कहीं और जाने की कोई ना कोई पैथोजेनेसिस होगी, किसी मोड के थ्रू वो इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो कहाँ कहाँ जाकर लॉज कर जाएगी, वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो कहाँ कहाँ जाकर रुक जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू रुकता है वहाँ पर क्या करता है, ये ग्रोथ करता है। और इस जो पूरा फिनोमेनन है इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। बोलिए, इतना क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या पढ़ी, एक ऐसी नॉन नियोप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि अपने नॉर्मल साइट से हटकर कहीं और जाकर इम्प्लांट हो जाए, यही क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियोसिस। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्या है, एंडोमेट्रियोसिस में टाइप्स हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कितने तरह का होता है। तो बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस जो होता है 2 तरह का होता है। दैट मीन्स जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो 2 तरह से अपनी एबनॉर्मल साइट्स पे जा सकता है। एक तो होता है विद इन यूट्रस जाएगा, दैट मीन्स मायोमेट्रियम में घुस जाएगी एंडोमेट्रियम। कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू के जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो मायोमेट्रियम इम्प्लांट हो जाएंगे। और एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है वो यूट्रस के अलावा और कहीं भी चला जाता है। तो जब सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के अंदर रहता है, दैट मीन्स मायोमेट्रियम में रहता है, उसको हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस, ठीक है। देखिए ऑसिस इसमें भी जुड़ गया, ठीक है। तो एडिनोमायोसिस कहलाता है और इसी को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। क्या बोलते हैं, इंटरना। इंटरना क्यों बोला हमने, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही ये जो स्ट्रक्चर है ये इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्ना हम बोलते हैं दूसरी जो कंडीशन है, दैट मीन्स कि एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है वो कहीं और जाकर इम्प्लांट हो जाए। दैट मीन्स कि यूट्रस के अलावा लाइक आपकी ओवरीज में हो जाए, पेरिटोनियल टिश्यू में हो जाए, नोज़ में हो जाए, या कहीं और हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना। दैट मीन्स अनदर साइट देन इट्स नॉर्मल साइट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मली एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। जो आपका इंटरना वाला था उसको हम बोल रहे थे एडिनोमायोसिस, और जो एक्सटर्ना वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। इज इट क्लियर, ओके। चलिए अब देखते हैं कि जो एंडोमेट्रियोसिस है
ये हो क्यों रहा है, ऐसे क्या क्या कारण है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो रहा होगा। तो एक आपके लिए मैं बता देता हूँ सहजता के लिए आपकी, कि जो सबसे कॉमन रीज़न हो सकता है वो हो सकता है आपका कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका जो लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल टिश्यू मेंसेस में बॉडी के बाहर निकल जाना चाहिए था वो बाहर ना निकल कर वहीं पर पाइल अप होता रहता है, और वहाँ पर पाइल अप होते 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 धीरे धीरे क्या होता है कि वो अल्कलाइन तो रहता ही है ब्लड, धीरे धीरे वो क्या करता है वहाँ की स्ट्रक्चर को क्रूड करता हुआ या ब्लड वेसल्स के अंदर एंट्री करने के बाद वो एंडोमेट्रियल टिश्यू इधर उधर चला जाता है। तो एक तो हो गया क्या कारण हो सकता है कि नीचे किसी भी तरह का वजाइना में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनिटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी। देखिए फीमेल की जो बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं वो आफ्टर फर्टिलिटी ट्रीट हो जाया करती हैं, मतलब मैनेज हो जाते हैं, ट्रीट तो नहीं बोलूँगा, मैनेज हो जाया करती हैं कई सारी डिजीज़ेज़। लेकिन इनफर्टिलिटी अगर फीमेल में है तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ जो होती हैं वो इनफर्टिलिटी बहुत सारी डिजीज़ का कारण बन जाती है। तो उसमें इनफर्टिलिटी एक कारण है एंडोमेट्रियोसिस के लिए, ठीक है। कुछ लोगों में हेरिडिटरी होता है कि अगर माता को है तो उसकी बेटी को भी होगा, फिर उसकी बेटी को भी होगा, तो ये जेनेटिक भी एक तरह से हेरिडिटरी भी है, ठीक है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स भी होते हैं इसमें कुछ कि जो फेवर करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ को। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गया, कुछ फैक्टर्स हो गए। क्या क्या फैक्टर्स रहे हमारे, सबसे पहला था जेनिटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा था इनफर्टिलिटी, तीसरा था हेरिडिटरी, चौथा था इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो इस तरह से ये हमारे क्या होगी, ईटियोलॉजी होगी, ये हमारे कॉजेज़ हो गए कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो क्यों हो रहा है किसी फीमेल में, ठीक है, ओके। अब ये देखिए एंडोमेट्रियल टिश्यू जो पाइलअप हुआ है नीचे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये नीचे तो निकल नहीं पा रहा, बट पाइलअप होते 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 ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। मैं आपको ऐसा समझाऊँ तो आप समझिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर पाइलअप होता चला जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये है ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन में ब्लड जो है वो पाइल अप होता जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ से बढ़कर कभी इधर निकल जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा, कभी इधर, कभी मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में ब्लड जो है वहाँ से चला जाएगा। और उस ब्लड में क्या है, एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ के कुछ फ्रैगमेंट्स पड़े हुए हैं। और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है वो हार्मोन्स के फंक्शन पे डिपेंड करता है, जैसे हार्मोन आते हैं वैसा उसका फंक्शन होता है। दैट मीन्स ग्रोथ और जो इसका रिग्रेशन होता है एंडोमेट्रियम का वो पूरा का पूरा हार्मोनल फिनोमिनन पर डिपेंड करता है। तो जब भी हार्मोन फेवर करेंगे एंडोमेट्रियम को तो एंडोमेट्रियम बढ़ती है। तो जिस तरह से आपकी नॉर्मल एंडोमेट्रियम बढ़ती है वैसे ही डिफरेंट साइट्स में ये गए हुए इम्प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ग्रोथ करते हैं हार्मोन्स के साथ, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्मल एंडोमेट्रियम ग्रोथ करेगी वैसे ही जो इम्प्लांट्स हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स एंडोमेट्रियम के जो कई जगह लॉज इन हो चुके हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, जिससे फीमेल को बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं, ठीक है। साइट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर ये इम्प्लांट हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ बहुत कॉमन साइट जो है वो यूट्रस के आसपास का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो एरिया यूट्रस से जितना दूर होगा वो एरिया उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा डिले होगा प्रोसेस में, या उतना ही कम चांसेस होंगे वहाँ पर डिजीज़ के होने के। लेकिन यूट्रस के पास का जो एरिया जितना ज़्यादा पास होगा वहाँ पर डिजीज़ होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। लाइक आपकी ओवरीज हो गई, है ना, पेल्विक पेरिटोनियम हो गई, पाउच ऑफ डगलस हो गया, फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है आपका वो हो गया कि, है ना, उसके बाद फिर आपका रेक्टोवजाइनल सेप्टम हो गया, देन सिग्मोइड कोलोन भी यूट्रस से बहुत ज़्यादा पेरीफेरी में होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब्स हो गई, दैट मीन्स साल्पिंग्स हो गई। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स जो है आपके बहुत ज़्यादा पास में है यूट्रस के पास होने के कारण इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एंडोमेट्रियोसिस होने के। दैट मीन्स दीज आर द वेरी 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 कॉमन साइट्स ऑफ द एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, ओके। अब दूसरे साइट्स जो हैं वो थोड़े रेयर साइट्स होते हैं। रेयर साइट्स क्या है, अब जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूर है, दूर क्या है, अम्ब्लाइकस हो गया, ठीक है, एपिजियोटोमी स्कार जो लगते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एपिजियोटोमी स्कार लगते हैं तो उसमें भी वो भी दूर का स्ट्रक्चर है, तो वहाँ भी बहुत रेयर होता है ना। लंग्स में भी पहुँच जाते हैं कई बार एंडोमेट्रियल टिश्यू, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत रेयर कंडीशंस हैं। इवन आर्म्स में, लेग्स में, आपके नेजल म्यूकोसा में भी कई बार एंडोमेट्रियोसिस की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बहुत बट ये बहुत रेयर साइट है, बहुत ज़्यादा रेयर साइट है, ठीक है। देन इसके बाद फिर कुछ साइट होती हैं जो कि एब्डोमिनल होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं। तो ये वैसा ही है कि जैसे अगर कभी मायोमेक्टोमी हुई है एब्डोमेन में अगर हो रहा है तो एब्डोमिनल, और एब्डोमेन के अलावा अगर कहीं हो रही है तो वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइट्स हो गई। तो साइट्स में क्या रही, कुछ कॉमन साइट रही, कुछ रेयर साइट रही,
कुछ कैसी साइट रही, एब्डोमिनल साइट्स रही और कुछ कैसी रही हमारी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइट्स रही। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4 साइट्स देख ली। क्लियर है इतना, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए देन इसके बाद हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, जो एंडोमेट्रियोसिस है वो हो कैसे। वैसे मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है पैथोजेनेसिस के बारे में, बस नाम देना बचा है कि किस थ्योरी को क्या बोला गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है वो जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पाइल अप होता रहता है अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में, और वहाँ से वो क्या करता है ओवरीज में कभी चला जाता है, कभी साल्पिंग्स में चला जाएगा, कभी जो पेरीफेरी के एरिया है वहाँ पर ड्रेन कर जाता है, और एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं वो ऐसी एरियाज़ में लॉच इन कर जाते हैं। ठीक है, बाइंड हो जाते हैं और वहाँ पर वो ग्रोथ करना शुरू करता है। अब ग्रोथ कैसी होती है इनमें, देखिए इनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है कि साइक्लिकल ग्रोथ होती है। जैसे नॉर्मल एंडोमेट्रियम में ग्रोथ होती है मेंसेस के टाइम पर, वैसे इसमें भी ग्रोथ होती है। ये भी ब्लीड करेगा ब्लीडिंग फेज़ में, ये भी प्रोलिफरेट करेगा प्रोलिफरेटिंग फेज़ में, सिक्रीटरी हो जाएगा सिक्रीटरी फेज़ में। ठीक है, बट इसमें एंडोमेट्रियल के फ्रैगमेंट हैं तो इसमें जो आएगा इफेक्ट वो बहुत छोटा इफेक्ट आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो ये है हमारी पहली थ्योरी। जो ऑब्स्ट्रक्शन की थ्योरी है और ब्लड के इधर उधर जाने की थ्योरी है, इसको बोला गया है सैमसन थ्योरी या रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुअल थ्योरी या रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? रिट्रोग्रेड का मतलब होता है कि कोई नॉर्मल पाथ जो है उसको, उसमें ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो फ्लो है वो पीछे की तरफ होने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेड फ्लो बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ही मेंस्ट्रुएशन का हो रहा है तो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं। बोलिए, इतना क्लियर है? ओके, देन सेकेंड थ्योरीज में जो आती है वो आती है सिलोमिक मेटाप्लासिया की। ठीक है, सिलोमिक मेटाप्लासिया। तो सिलोमिक मेटाप्लासिया क्या है? तो जो सिलोमिक मेटाप्लासिया होता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे पाइल अप होता रहता है। ठीक है, और पाइल अप होते होते वो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो पेरिटोनियम में क्या करता है, इरिटेशन करता है। इरिटेशन होने की वजह से क्या होता है, सिलोमिक मेटाप्लासिया। मेटाप्लासिया का मतलब क्या है? मेटाप्लासिया का मतलब जैसे परिवर्तन का नाम जिंदगी है ना, वैसे ही सेल्स में परिवर्तन का नाम क्या कहलाता है? मेटाप्लासिया। दैट मीन्स चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इन अनदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज मेटाप्लासिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, जैसे परिवर्तन का नाम जिंदगी है वैसे ही सेल्स में परिवर्तन का नाम क्या है? मेटाप्लासिया। इतना क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो सेल्स होती हैं वो इरिटेशन की वजह से क्या होती हैं, दूसरे तरह की सेल्स में कन्वर्ट होती है। अब ये किस तरह की सेल्स में कन्वर्ट हुई? यहाँ पर इस बार ये कन्वर्ट हुई हैं एंडोमेट्रियल सेल्स में कन्वर्ट हो गई। तो जब ये एंडोमेट्रियल सेल्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो क्या कहलाते हैं? ये सिलोमिक मेटाप्लासिया की वजह से हुआ क्या कहलाता है? ये सिलोमिक मेटाप्लासिया थ्योरी। ठीक है, ओके। इसके बाद कई बार क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड में जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारी ब्लड सप्लाई है यूट्रस को, बहुत सारी लिम्फ सप्लाई है, तो लिम्फ सप्लाई और ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस की वजह से जो एंडोमेट्रियल फ्रैगमेंट्स होते हैं कई बार ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में एंटर करके दूसरी जगह पहुंच जाया करता है ट्रैवल करके। लाइक ब्लड वेसल में अगर गया वो एंडोमेट्रियल टिश्यू तो कई बार क्या होता है कि वो लंग्स में इम्प्लांट हो गया तो वह लंग्स में ग्रोथ स्टार्ट कर देगा, एंडोमेट्रियोसिस कर देगा। नेज़ल म्यूकोसा में अगर वो ब्लड वेसल के थ्रू आ गया तो नेज़ल म्यूकोसा में स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी जाकर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू अगर जाकर जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो जहाँ पर भी इम्प्लांट होता है वहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस हमने मेनली तीन थ्योरीज देखी। पहली थी रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं सैमसन थ्योरी। दूसरी थी मेयर एंड इवानॉफ थ्योरी जिसको हम बोलते हैं सिलोमिक मेटाप्लासिया थ्योरी। थर्ड थ्योरी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द इम्प्लांटेशन ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ब्लड, मतलब वाया ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। बोलिए, इतना क्लियर है क्या? तो 3 तरह की पैथोजेनेसिस हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है पैथोलॉजी क्या क्या आती है। फीमेल को एंडोमेट्रियोसिस हो गई है, ठीक है, अब उसको फीमेल की पैथोलॉजी आपके पास कंप्लेन क्या क्या लेकर आएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक बहुत पहले ही बताया, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं कि हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स में ही ग्रोथ करते हैं। जैसे ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है वैसे ही ये भी ग्रोथ करते हैं और वैसे ही रिग्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का साइक्लिकल फिनोमेना ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार जो
पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, तो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जब होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे गन पाउडर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो ये पैथोलॉजी देखने को हमको मिल रही है। पैथोलॉजी क्या है? गन पाउडर अपीयरेंस होता है वहाँ पर, ठीक है, चॉकलेट सिस्ट होता है, कई बार एडेशंस हो जाया करते हैं। एडेशंस का मतलब है जो नेबरिंग स्ट्रक्चर है वो यूट्रस से आकर चिपक जाया करते हैं। ऐसा होता क्यों है? मान लीजिए कोई चॉकलेट सिस्ट बना है, अब वो चॉकलेट सिस्ट धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन हो गया, वो चॉकलेट सिस्ट फूट गया, तो उससे जो सीरम निकलेगा वो धीरे धीरे सूख कर क्या करता है, बाकी ऑर्गन्स को एडहेसिव की तरह चिपका लेता है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ की वजह से ऑर्गन एक दूसरे में अपने आप चिपक जाया करते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो गई एडहेशंस की, ठीक है। तो ये पैथोलॉजी रही। हमने पैथोलॉजी के बाद अब देखना है, फीमेल हमारे पास आएगी ओपीडी में, है ना, वो क्लिनिकल फीचर्स आपको बताएगी, आपको अपनी कंप्लेंट बताएगी। तो क्या क्या कंप्लेंट बताएगी? तो आप देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती इंडोमेट्रियोसिस में। क्यों? क्योंकि छोटे इम्प्लांट्स है ना, अगर साइज़ छोटी है तो दिक्कत नहीं होती, बट ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बार देखा जाता है कि जो ऐसे इंडोमेट्रियल टिश्यू जिनकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी है बट वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं फीमेल को। और कई बार ऐसा होता है कि इंडोमेट्रियल टिश्यू की जो साइज़ है वो बड़ी है लेकिन फिर भी वो नहीं होता। तो ये जो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और 25% जो पेशेंट होते हैं उनमें तो कोई सिम्टम आते ही नहीं है कभी, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो इसमें डिग्री ऑफ सिम्टम है वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार फीमेल्स अगर आपको कंप्लेन बताते हैं तो बताएंगी, पेन बताती हैं आपको, डिस्मिनोरिया बताएंगी, डिस्परीनिया बताती हैं। डिस्परीनिया का मतलब होता है पेन ड्यूरिंग कॉइटस, ठीक है, डीप डिस्परीनिया बताती हैं, ठीक है। तो डिस्परीनिया हो गया आपका। और डिस्परीनिया देखने को भी कब मिलता है कि जो लीजन होता है इंडोमेट्रियल टिश्यू का जो इम्प्लांट होता है वो जब 5 mm से बड़ा हो जाता है तभी मेनली डिस्परीनिया देखने को मिलता है, और डिस्परीनिया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो डिस्परीनिया होता है, डिस्मिनोरिया होता है। और डिस्मिनोरिया जो होता है इसमें आपको बता दूं कि पेन जो होता है वो बैक में स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो पेन होता है वो मेंस्ट्रुएशन से पहले स्टार्ट हो जाया करता है इसमें, ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस में। और पूरा मेंस्ट्रुएशन जब तक चलता है तब तक पेन रहता है और जब धीरे धीरे से सबसाइड हो जाता है। देखिए कई सारे ऐसे फीमेल डिसऑर्डर आपको आगे बताऊंगा जिसमें कि जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट होता है या मेंस्ट्रुएशन से पहले स्टार्ट हो जाता है या इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड में पेन होता है। तो वो विथ रिस्पेक्ट टू पैथोलॉजी, विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज़ वो चेंज होता रहता है ना। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है, जो पेन होता है वो प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाया करता है, ठीक है। तो ये बहुत इसका की फीचर है, आप ध्यान रखिएगा इसमें कि जो पेन है मेंस्ट्रुएशन का वो प्रायर टू मेंसेस स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान ही रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेन मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट होने के साथ साथ विथ मेंस्ट्रुएशन वर्स होता चला जाता है। जो फीमेल की कंडीशन होती है विथ मेंस्ट्रुएशन वर्स होती जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए जो इम्प्लांटेड इंडोमेट्रियल टिश्यू है वो भी ब्लीड करता है, लेकिन उसका जो ब्लड है वो निकलने की जगह है या नहीं है वो डिपेंड करता है किस साइड पर इंडोमेट्रियल टिश्यू जाकर इम्प्लांट हुआ है। अगर वहाँ पर साइट में ब्लड निकलने की जगह नहीं है तो हो सकता है फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो, डिस्मिनोरिया हो। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा पेन जो होता है वो विथ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, वर्स होता चला जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक फीचर है एब्नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का। कई बार फीमेल में इनफर्टिलिटी भी आ जाया करती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी आपको फीमेल बताएगी कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे, ठीक है। अब आप बाद में जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि अंदर चॉकलेट सिस्ट की एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, गन पाउडर एब्नॉर्मलिटी है, इस तरह की एब्नॉर्मलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए बच्चे नहीं हो रहे उनको, ऐसा, ठीक है। फिर कई बार फीमेल आपको बताएंगी कि इसमें जो होता है क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या है? क्रॉनिक पेल्विक पेन, ठीक है। साथ ही कई बार फीमेल आपको बताएंगे कि ड्यूरिंग डेफिकेशन भी डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इस तरह से हमने आपके क्लिनिकल जो फीचर्स थे इंपॉर्टेंट वो देख लिए। लेकिन इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं है याद है, कुछ भी नहीं याद है, मान लीजिए आप सारे के सारे क्लिनिकल फीचर भूल गए, तो फिर भी आप 4 तो याद रखिएगा ही कम से कम। वो 4 क्या क्या है? 4D आप याद रखिएगा, 4D, ठीक है। डबल D होता है, वैसे ही 4D होता है, ठीक है। 4D में क्या क्या है? डिस्मिनोरिया, डिस्कीजिया, डिसयूरिया और डिस्परीनिया, ठीक है। 4 आपको सिम्टम याद रखने हैं, कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये 4 सिम्टम तो ऐसे याद रखने हैं जैसे कि आपने कोई कविता याद रखी है, ठीक है। तो 4 सिम्टम अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा। तो 4 सिम्टम आपको याद ही रखने हैं। कौन कौन से हैं वो? डिस्मिनोरिया, डिस्परीनिया, डिस्कीजिया और डिसयूरिया। दैट मीन्स अनकम्फर्टेबल इन मिक्चुरेशन, ठीक है, और पेनफुल डेफिकेशन, पेनफुल कॉइटस एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन।
ठीक है। तो ये आपको 4 फीचर तो याद रखने ही हैं फीचर्स में, बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, ठीक है। आगे बढ़ें। इस तरह से हमारे क्लिनिकल फीचर्स भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब क्लिनिकल फीचर्स के बाद हम देखते हैं, हमने क्लिनिकल फीचर तो देख लिया फीमेल में, लेकिन हमको क्या करते हैं, हम जनरली एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट करते हैं, है ना। पेशेंट्स जो है उनको एग्जामाइन करते हैं कि ठीक है हमने आपकी कंप्लेंट तो सुन ली, अब हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एग्जामाइन कर लेते हैं। तो जब एग्जामिनेशन करेंगे फीमेल का, तो आपको उसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। दैट मीन्स आपको पालपेट करना है, कहीं कोई लंप तो नहीं है, कहीं कोई एडेशन तो नहीं पालपेट हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पालपेशन करना है। देन आपको पेल्विक एग्जामिनेशन करना है, कहीं सर्विक्स में तो कोई इम्प्लांट नहीं है, इस बाईमैनुअल एग्जामिनेशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। देन इसके बाद फिर आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं, थोड़ा सा कि ब्लूइश कलर तो नहीं दिख रहा है। अगर ब्लूइश कलर दिख रहा है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई ना कोई इंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो आकर इम्प्लांट हो चुका है। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन हम करते हैं तो यहाँ तक जो हमारी होती है, जो डायग्नोसिस जो होती है वो हमारी होती है क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब हमको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जब करते हैं तो एग्जामिनेशन तो आपको मैंने 3 बताई दिए, एब्डोमिनल करना है, बायमैनुअल करना है और आपको एक स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना है। हाँ, और गायनी में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, बायमैनुअल और क्या बोलते हैं स्पेकुलम एग्जामिनेशन, आप कौन सा एग्जामिनेशन कहाँ करेंगे और कौन सा ज़्यादा सूटेबल होगा पेशेंट के हिसाब से, ठीक है। तो भी आपको ध्यान रखना है। डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप CA 125 मार्कर को डायग्नोज करवाते हैं, उसका टेस्ट लगवाते हैं। CA 125 मार्कर जो है वो है मेनली कैंसरस सेल्स के लिए। बट क्या होता है कैंसरस सेल्स के लिए वो है CA 125 टिश्यू मार्कर। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई टिश्यू की ग्रोथ होती है तो ये मार्कर वहाँ पर अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, हाँ लेकिन एक बात आपको और बता दूं, जो CA 125 मार्कर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रॉ आइडिया देता है, ये कोई भी कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि दिस CA 125 मार्कर टेस्ट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये कोई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम USG करवाते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल USG नहीं होती, यहाँ होती है TVS। कौन सी TVS? गाड़ी वाली नहीं, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है, वजाइना के थ्रू एक प्रोब इंसर्ट किया जाता है और उस पर वहाँ पे फिर सोनोग्राफी की जाती है, ठीक है। तो MRI करवाते हैं, साथ में CT भी करवाते हैं, लैप्रो भी करवाते हैं। तो ये आपके डायग्नोसिस हो गए, इतना क्लियर है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस। फिर इसके बाद अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं पेशेंट में, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एंडोक्राइनोपैथी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल लोचा हो जाया करता है कई बार, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस में एंडोक्राइनोपैथी है। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा कॉज है, कोई भी फीमेल डिसऑर्डर है तो उसका जो लॉन्ग टर्म का जो अगर मैं आपको बोलूँ कॉम्प्लिकेशन, तो आप सब में लिख सकते हैं इनफर्टिलिटी, क्योंकि कोई भी फीमेल डिसऑर्डर होगा तो अगर वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा तो इनफर्टिलिटी तो कॉज करेगा ही, तो इनफर्टिलिटी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और इन्फेक्शन ऑफ चॉकलेट सिस्ट हो सकता है। तो यह हो गया आपका कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ठीक है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि हमने डायग्नोज कर लिया, देन उसके बाद फिर हम ट्रीट कैसे करेंगे पेशेंट को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 2 तरह से ट्रीटमेंट अपन देते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करवाइए, ठीक है। और क्या कहते हैं ऐसे कुछ भी मत करिए जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो बढ़े, ठीक है, या जिसकी वजह से फीमेल को डिस्कम्फर्ट होती है, तो अपना होगा प्रिवेंटिव थोड़ा सा। क्यूरेटिव में क्या होता है, तो क्यूरेटिव जो होती है वो 2 तरह से की जाती है, ठीक है। क्यूरेटिव जो थेरेपी है उसमें एक होती है एक्सपेक्टेंट थेरेपी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ऑब्जर्व करते हैं, हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि फ़ीमेल कैसी है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरी थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल थेरेपी, ठीक है। मेडिकल थेरेपी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, हार्मोन थेरेपी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या लिख सकते हैं मेडिकल थेरेपी में, आप मेडिकल थेरेपी में आप लिखेंगे हार्मोन्स में क्या क्या OCPs आप दे सकते हैं, IUCDs दे सकते हैं, ठीक है, और डेनाजोल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। टैबलेट आती है डेनाजोल की, तो ये आप दे सकते हैं। तो 3 चीज़ें क्या क्या हैं मेडिकल थेरेपी में, OCPs, IUDs एंड डेनाजोल, ठीक है। ये हो गया आपके नॉर्मल केसेस के लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो सीरियस केसेस में आप करेंगे क्या, सीरियस केसेस में हमको डेफिनेटिव थेरेपी ही करनी पड़ती है। और डेफिनेटिव थेरेपी दैट मीन्स उसके बाद कुछ थेरेपी ही नहीं बचती, वो क्या है, वो है सर्जरी, ठीक है। तो डेफिनेटिव थेरेपी क्या है आपकी, सर्जरी है। तो एट लास्ट हमको क्या करना है, एंडोमेट्रियोसिस है तो हमको वो जहाँ पर भी है उस साइड को हमको अलग कर देना है,
या कि अगर एंडोमेट्रियम आपके लॉज हो रही है यूट्रस में, तो आप क्या कर दीजिए वहाँ पर सर्जरी करके हिस्टेरेक्टोमी कर दीजिए, या जैसी भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। बट इतना ध्यान रखें कि डेफिनेटिव का मतलब होता है सर्जरी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हमारा एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीट हुआ। फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने एंडोमेट्रियोसिस को क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले हमने देखा वर्ड कैसा है, तो ऑसिस उसमें क्या है, तो ऑसिस का क्या मतलब होता है। फिर हमने देखी डेफिनेशन क्या है, देन टाइप्स देखे, देन इटियोलॉजिक फैक्टर्स देखे, है ना, देन साइट्स देखी कहाँ कहाँ पे टिश्यू जो है वो लॉज हो रहे हैं। देन साइट्स के बाद हमने देखे सिम्टम्स क्या क्या है, पैथोलॉजी क्या क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, पैथोजेनेसिस में हमने 3 थ्योरीज देखी थी, सैमसन थ्योरी, इवानॉफ थ्योरी और ब्लड वैस्कुलर थ्योरी अपन ने देखी थी। ठीक है, देन हमने उसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, एग्जामिनेशंस देखे, डायग्नोसिस कैसे बनानी है वो देखी, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं वो देखा। ट्रीटमेंट हमने देखा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट क्या है, क्यूरेटिव में भी एक्सपेक्टेंट क्या है, एक्सपेक्टेंट के अलावा फिर आपका मेडिकल थेरेपी क्या है, मेडिकल थेरेपी में भी आपका मतलब मेडिसिनल क्या है और डेफिनेटिव क्या है, वो सब हमने देखा। इस तरह से हमारा क्या हुआ, एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीट होता है आज का टॉपिक हमारे यहीं पर।